स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोग के लिए कि साइंस के एक मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में आपको खास देखने को क्या मिलेगा कि आपको एग्जाम में पूरा ऑब्जेक्टिव का एक सेट मैं आज करा रहा हूँ। इस ऑब्जेक्टिव सेट से आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, निश्चित है। 40 क्वेश्चन का सेट है जिसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम जिस क्वेश्चन पेपर से दे रहे होंगे वहां पर भी प्रेजेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको आंसर मिलाना है। आंसर क्या मिलाना है कि हम जैसे जैसे आंसर बताते जाएंगे आप भी कॉपी पे लिखते जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, किस चैप्टर में आपको दिक्कत है वो भी नीचे फिर कमेंट कीजिएगा, बाद में मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो एक वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। चलिए, जो भी क्वेश्चन है ये सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे है क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज भी करा दिया है आपको, इसलिए मैंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये लेके आना चाहिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। क्या है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जब तक मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती, ऋणात्मक होती है, सॉरी। आप पूछेगा धनात्मक, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप बना लीजिएगा। धनात्मक होती है तो वो कौन सा दर्पण हो जाता है? वो हो जाता है आपका, वो हो जाता है उत्तल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा, सिद्ध भी किए होइएगा, f इक्वल टू r, सॉरी यहाँ पे ये r वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो इसमें बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है। जैसे मान गए कि मेरा आंख अगर ठीक ठाक है तो हम कितना दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, तब मानेंगे कि मेरा आंख ठीक है। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को अगर आप साफ साफ देख लेते हैं कम से कम 25 सेंटीमीटर, तो आपका आंख मिला जुला कर ठीक है, नहीं अच्छा है। अच्छा, यहाँ तो न्यूनतम दूरी था, अब कहेगा अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी एक स्वस्थ आंख की जो होती है वो अनंत माना जाता है। कहाँ माना जाता है? अनंत माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि श्वेत प्रकाश के कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आपको मैं बता दूं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो क्या निकलता है? एक वर्णपट बनता है। उस वर्णपट में कितने रंग का होता है? 7 रंग का। जो कैसे बनता है? ऐसे VIBGYOR बनता है। ठीक है, जिसमें आर क्या होता है? इसकी जो होती है वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसका झुकाव कम होता है, इसीलिए लाल रंग क्या होता है? बहुत ज्यादा दूर से ही हमको दिखाई पड़ जाता है। तो सबसे कम जो झुकाव होता है वो लाल कलर का होता है, सी ऑप्शन का। लेकिन सबसे ज्यादा किसका झुकाव होता है? तो सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है वो होता है वायलेट कलर का। ठीक है, या इसको हिंदी में आप कहे तो बैगनी कलर का सबसे ज्यादा झुकाव होता है, और सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप टेस्ट दे रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा, 15 से 20 मिनट आपको टेस्ट में लगेगा। मानव की आंख रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? मतलब हमारे जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो देखिए, प्रतिबिंब तो वास्तविक बनता है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा हूँ तो स्क्रीन हमको क्या है, हमारे जो आंख है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक तो बना रहा है कि हाँ ये स्क्रीन है तो स्क्रीन ही है।
तो वास्तविक और उल्टा बनाता है, और हमारा दिमाग इसको क्या करता है, फिर टेढ़ा कर मतलब सीधा करके और कहता है ये पढ़ो। ठीक है, चले आगे। 6 नंबर देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? तो आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान रखिएगा, दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, आईना कहते हैं। तो अब बात आता है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सबका यूज मैं आज ही बता देता हूँ। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? घर में मुंह जहाँ पे देखते हैं ना शीशा में, उसमें करते हैं कि जैसा हमारा पिक्चर जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा आता है, तो मतलब इसमें साइज चेंज नहीं हुआ। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामती शीशा में, यानी कि जब दाढ़ी बनवाने, बाल कटवाने, आप आईब्रो बनवाने जाइएगा ना तो वहां पे यूज कीजिएगा, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा फेस बड़ा दिखता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी लोग बनाते हैं वो शेविंग करते हैं या बाल काटते हैं तो उनको बड़ा पिक्चर दिखाई देता है, तो अच्छे तरीके से वो काट सकते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण देखिए, गाड़ी के साइड मिरर में क्या होता है, एक दर्पण छोटा सा ही लगा होता है लेकिन बहुत दूर के वस्तु को देख लेता है। अब बड़ा बड़ा घर को इतने गो में समा देता है, समाता है कि नहीं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वहां किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तल, समतलेतल, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप आंसर नीचे कमेंट में कीजिए। तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको ठीक करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। थोड़ा और सुन लीजिए, दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्ट मीटर? तो मैं आपको बता दूं, आप एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे जब हमसे या आप किसी भी सर से पढ़े होंगे, तो 5वें चैप्टर में वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, दिखाता है, इसमें जो नीडल लगा होता है वो क्या होता है, थोड़ा विक्षेप होता है, विक्षेप अपने रास्ते से, और उसी समय क्या पता चलता है, उसी से कि हाँ इसमें विद्युत धारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? तो आपको बता दें कि ऑप्शन है ऑर्टन, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो आप दो चीज पढ़े होइएगा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, सॉरी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सवेल। क्या होगा? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है, मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे वाला नियम। चलिए अब आगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है भाई साहब? वोल्ट होता है। ओम किसका होता है? तो ये प्रतिरोध का होता है। एम्पियर किसका होता है? उसके बाद ये कूलम्ब किसका होता है? तो आपको बता दें ये चार्ज का मतलब आवेश का होता है। उसके बाद धारा का एसआई मात्रक, करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलम्ब चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए आपको एक अगर हमारा सेट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? संयोजन दो तरीका से होता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ देते हैं और समांतर क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं। तो देखिए, आप सीधा जोड़िएगा तो ज्यादा होगा कि उल्टा करके किसी अंक को जोड़िएगा तो फायदा होगा। सीधा करके तो प्रतिरोध का मान किस में रहता है? श्रेणी क्रम में। और एक बात बताइए, हमारे घर में जो बिजली का उपकरण लगा हुआ रहता है वो किस क्रम में होता है? समांतर की श्रेणी? तो आप कहिएगा समांतर क्रम में, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, चुंबकीय बल की प्रकृति क्या होती है? तो चुंबकीय बल की जो प्रकृति होती है वो ए ऑप्शन यानी कि काल्पनिक होती है। ठीक है, काल्पनिक
इमेजिनरी, सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, इसको तो ना तभी आप 10 ईयर अगर देखिएगा तो 5 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया है जब आप हमसे क्लास में पढ़े होइएगा तो, कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 9th क्लास वाले को भी मैंने कराया है, 10th क्लास वाले में भी। चले आगे। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, जिसमें मतलब नया ऊर्जा बनता है। तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। आप थोड़ा ध्यान दिए होइएगा तो आपको थोड़ा ये भी बात याद होगा कि अपसारी किसको कहते हैं और क्या है अभिसारी किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। तो देखिए अपसारी जो लेंस होता है वो होता है अवतल लेंस। अपसारी मतलब फैलना, फैलाता कौन है? अवतल लेंस। उत्तल क्या करता है? अभिसरित करता है। क्या करता है? उत्तल अभिसरित करता है। तो इसे क्या कहते हैं? उत्तल को अभिसरित, और ये फैलाता है तो इसको कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, वर्ण मतलब होता है कलर, क्या होता है? रंग, कौन सा है? लाल, नीला, हरा या सभी? तो आपको बता देता हूँ कि आप पढ़े होइएगा विवगियोर, तो उसमें प्रकाश का लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा होता है, तो सभी ऑप्शन हो गया। इसमें तो कोनो दिखते नहीं है। और क्या सही जवाब हो गया? तो डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना या आइरिस? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगर आंसर जानते हैं तो आप कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि आपको बाद में बताना है कि आपका कितना नंबर आया है। 1 HP बराबर होता है कितना? 1 HP, HP का मतलब हॉर्स पावर। तो 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट के बराबर होता है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए आपका, क्योंकि आपका अभी एक थोड़ा सा भी टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास में सीधा टारगेट रखिए 450 10th क्लास में लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। हमारे इस बार ऑफलाइन के भी स्टूडेंट में आए हैं 400 प्लस, तो बहुत सारे स्टूडेंट को है 399, 388, 387, 388 भी बहुत सारे स्टूडेंट को है। एक बार आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उन लोगों से मिलवा भी दूंगा कि उन्होंने कैसे इतना नंबर लाया, किस तरीके से कैसे रिवीजन की, कैसे तैयारी किया। तो इसलिए आपका भी टारगेट यही होना चाहिए। चलिए इसमें बात करते हैं कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। तो विशालक शीशा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो भाई साहब आप अभी बताए हैं वो मास्टर जी की अपसारी लेंस कहते हैं, तो हम तो अभी अपसारी लेंस कह रहे हैं, तो अपसारी लेंस हो जाएगा। चले आगे। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन होता है? 9th क्लास में भी हम बताए हैं आपको, 10th में भी बता रहे हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो माने आपको दिमाग में आना चाहिए कि पेन है, तो यहाँ से करेंट अगर लोहा का रहता तो यहाँ से करेंट यहाँ कैसे चला आया? तो ये करेंट नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन। और उसी इलेक्ट्रॉन के जब एक दूसरे से मिलते 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 एक चेन बना लेता है, और क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आपको मैं बता दूं कि जो एम्पियर और घंटा मात्रक है ये होता है आवेश का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? आवेश का हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? तो क्योंकि Q बराबर आई टी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से I का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, T का
घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? तो मतलब वाट के क्या होता है? तो वाट किसका होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तब P बराबर क्या होता है? W बटे टी। W का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, टी का सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये भी मैंने 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया है और 10th में भी मैंने 4th चैप्टर में आपको बताया है। चले आगे। चलिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप कहिएगा मास्टर साहब ये तो हम जानते ही हैं, एम्पियर होता है। और इसको धारा को किस चीज से डिनोट करते हैं? आई से। वोल्ट को क्या है? वोल्टेज का ऐसा ही मात्रक। वो विभवांतर का। ओम क्या है? प्रतिरोध का। वाट क्या है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। चले आगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस है, सॉरी, O2 NH3 CO2 N2। तो सबसे ज्यादा जो है CO2 है। क्या है? CO2 है। चले आगे। 25 के बाद हमारा आ गया हम लोग 26। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 5 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख लीजिएगा एक बार कि भोजन का पचना कौन से अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। पहला तो होगा संयोजन नहीं होगा, दूसरा जो होगा विस्थापन नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आके दो जगह फंस जाता है, उपचयन है कि अपचयन है। तो आपको बता देता हूँ, उपचयन है। क्या है? उपचयन है। दूसरे चैप्टर में मैंने कराया, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, सारा वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। चले आगे। 27 नंबर कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो क्या विक्रिया होती है? कली चूना का मतलब होता है CaO, और जब इसमें जल डालते हैं H2O तो ये क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। अब बनने के बाद जैसे पानी रखते हो उसमें उष्मा छोड़ता है, उष्मा छोड़ेगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलो ऐसे ही मस्ती में आपको मैं पूरा का पूरा साइंस मैथ बहुत ही अच्छे तरीक़ों से करा दूंगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मेरा नंबर भी दिया है, कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? कॉपर, पारा, AgAO, सोना, चांदी। तो इसमें आपको क्या करना है? आंसर जो है कमेंट करना है। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील, क्रियाशील का बात कहा है, सुचालक कुचालक नहीं, क्रियाशील। क्रियाशील कौन है? कॉपर मीन्स तांबा है। चले आगे। जल का, सॉरी, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वही चूना में जल डालो, जल डालोगे तो क्या सूत्र आएगा आपका? आपका आ जाएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या है? मैंने पीएच वाला में भी इतना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है कि आप, मैं पूरी आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से कहूंगा कि आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलिएगा कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। इतना मस्त मस्त एग्जाम्पल दिया है। देखिए अब बात आता है लाल को नीला। आपको हम बताए थे कि अम्ल, एक होता है अम्ल और एक होता है, अच्छा, ऐसे इसका एक ट्रिक भी होता है, और नील। चलिए इस पे बात, अम्ल नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन उल्टा है। क्वेश्चन उल्टा है कि लाल से नीला में जा रहा है, मतलब अम्ल का उल्टा। तो अम्ल का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षार। क्षार का पीएच मान देखिए, तो मैं आपको पीएच मान दिखाता हूँ। पीएच मान में यहाँ वैल्यू 7 होता है। इधर जो होता है 7 से कम वो अम्ल होता है, 7 से ज्यादा क्षार होता है। तो इसमें 11 भी क्षार है और 10 भी क्षार है कि नहीं है? तो इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अभी आपका यही चल रहा है। अगर ये नहीं याद होगा तो फिर भूकंप वाला बात हो जाएगा। एल्काइन आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन में संतृप्त असंतृप्त, संतृप्त में आता है कि एल्केन, और वहां आता है एल्कीन, एल्काइन असंतृप्त में। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी बताया था, इसके फॉर्मूला में दो जोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको घटा दो। इतना सब मस्त मस्त देसी तरीका हमारे पास ही आपको मिलेगा।
तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। आणविक सूत्र ग्लूकोज का पूछा है तो ग्लूकोज का क्या होता है, आपको तो छठे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। छठा पढ़े, सातवां में, आठवां में, नौवीं में, फिर दसवीं में आपको आ गया, फिर एग्जामों में ही आएगा, देख लीजिएगा। तो क्या होता है, C6H12O6, ये हो गया। अब कहेगा इसके साथ चीनी का पूछ लेता तो क्या करते हैं, C12H22O11, ये होता है आपका चीनी का सूत्र हो जाता है। ठीक है, चले आगे। उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है। उच्च वसा अम्लों का जो सोडियम लवण होता है वो साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। CHO अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं। मैंने इसको आपको इतना मस्त तरीके से इस साल जो है नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण सिखाया है कि शायद आपको दिक्कत नहीं होगा, कितना भी बड़ा से बड़ा आपको दे दिया जाए। तो देखिए CHO क्या होता है, तो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। अगर ऐसे ये लगा रहता COOH तो क्या होता, अम्ल वाला होता। एल्कोहल में क्या लगा रहता है, O और H लगा हुआ रहता है। कीटोन में क्या लगा रहता है, सिर्फ CO लगा रहता है। चले आगे। आगे है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आपको नीचे आंसर कमेंट में देना है। आपको भी अगर ये बहुत ही क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डरिएगा नहीं, इसका एग्जांपल आपको देना है, क्योंकि इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ परमाणु त्रिज्या पर, परमाणु आकार पर, परमाणु द्रव्यमान पर स्पेशल वीडियो, उसमें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि क्या बताए आपको, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। चलिए अगला। अगला है निम्नलिखित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और ये क्लोरीन है। तो इसमें क्या होगा, हमको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो इसमें जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि लिथियम के बाद बेरिलियम, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन आता है। ठीक है, ये सब तो आसान है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, उप धातु के अंदर आता है। कौन सा, उप धातु। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक का मतलब पॉजिटिव वाला होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस आयन, प्लस आयन का मतलब होता है धातु, तो धातु कौन है, सोडियम है। तो इसीलिए सोडियम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चले आगे। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो आपको बता देते हैं, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। हम लोग 39 नंबर पे चले हैं, मैंने बोला था 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। तो आप लोग 39 कर लिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए व्यूअर है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका कितना सही हुआ वो करना है। और इसी तरीके से किस किस सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाए वो भी आपको ही कमेंट करना है, क्योंकि आप जैसे कहिएगा वैसे हम चलेंगे। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। टंगस्टन का यूज कहाँ होता है, बल्ब के फिलामेंट में। उसके बाद मैग्नीशियम है, सोडियम। तो आपको बता दें सोडियम क्या है, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है, क्रियाशील, जिसके कारण क्या है, इसको केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि बाहर रखने पर वायु के साथ या पानी में अगर इसको रखा जाता है तो ये विस्फोटक पैदा करता है, मतलब विस्फोट हो जाता है। इससे क्या होता है, बहुत हानि होती है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा दुर्घटना वाली भी बात हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ के एक स्कूल में ऐसा हो गया था, क्योंकि बच्चे सब होते ही ऐसे, सर जी कहेंगे जो काम नहीं करो बच्चा करना, मास्टर साहब हम तेरा करके तो देखबे करेंगे कि क्या होता है, सच्चों के होता है का, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है। यहाँ अगर बाहर गली में कहीं किसी से लड़ाई वड़ाई हो रहा है, आया किसी मान गए कि ये पुलिस मार रही है, जैसे पिछले कोरोना में देखे होइएगा, तो लोग ये लिए निकलता था कि सच में मार रहा है पुलिस की नहीं मार रहा है, बताइए, वो देखने लोग जाता था। अब जाता था यो पिटाई खा कर, तब एक अलग, हाँ गली में पिटाई हो रहा है।
तो यही लिए सब नहीं करना है, सब सावधानी वाली चीज़ होती है। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना टीचर के सहायता से नहीं करना है। लैब में जाइए तो आराम से शांत रहिए, ठीक है। तो आपसे फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।